बंधु नमस्कार। मैं निरंजन स्वामी सेकंड पार्ट को समझाने के लिए आपके समक्ष आ गया हूँ। पार्ट फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट फर्स्ट में व्यंजन और वर्ण इसके बारे में आपको समझाया गया था और स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में इन तीन बिंदुओं को आपको समझाया गया था। व्यंजन अधूरा होता है, उसमें स्वर मिलने पर वह वर्ण हो जाता है। जैसे कै के अंदर ये मिल गया तो के हो गया, कई के अंदर कै के अंदर अगर आई मिल गई तो कई हो गया, आधे कै में ओ मिल गया तो को हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर अपन ने लघु स्वर दीर्घ स्वर के बारे में बताया कि लघु स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है। लघु स्वर और दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर किन किन अक्षरों से मिलके बना, वो स्वरों से मिलके बना, ये आपको बताया गया था। और स्वर दो तरह के होते हैं, एक लघु स्वर, एक दीर्घ स्वर। लघु स्वर को बोलने में जितना समय दिया जाता है उससे डबल समय दीर्घ स्वर को दिया जाता है। ये कल बताया गया था आपको। जैसे आ है, ये दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर और लघु स्वर इसको अपन कैसे बोले वो बताया गया था आपको। कि जैसे ए, आ, ई, ऊ, ऐसे मतलब लघु स्वर से दीर्घ स्वर को डबल समय दिया जाता है। ये आपको बताया था। व्यंजन के बारे में बताया था आपको कि व्यंजन आधे अक्षर को कहते हैं और आधा अक्षर अपने पूर्ण अक्षर का अंग होता है। एक व्यंजन अगर शब्द में आ गया उसको जो है पढ़ने का तरीका बताया गया था, और दो व्यंजन अगर एक साथ आ जाए तो उसको पढ़ने का तरीका बताया गया था। व्यंजन अगर डबल आ गए तो एक फर्स्ट अपने से पूर्व अक्षर का मतलब पूर्ण अक्षर का अंग होता है, और अगला जो आधा अक्षर है व्यंजन वो अपने से अगले अक्षर का अंग होता है। उसको पढ़ने का तरीका आपको बताया गया था, वो आप भली प्रकार समझ ही गए होंगे। अब अपन सेकंड पार्ट को समझने के लिए सेकंड पार्ट को समझा रहे हैं। पार्ट नंबर सेकंड, बिंदु नंबर 5। बिंदु नंबर 5 में है विसर्ग। ये विसर्ग क्या है? विसर्ग का ये चिन्ह है, ऊपर नीचे दो बिंदु, ये विसर्ग का चिन्ह होता है, सिंबल होता है। तो ये विसर्ग कैसे बदलता है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक कै वर्ण है, इसके आगे ये दो बिंदु है ऊपर नीचे, इनको विसर्ग कहा जाता है। का के आगे विसर्ग है, की के आगे छोटी की के आगे विसर्ग है, छोटा कू के आगे ये विसर्ग है,
कई के आगे ये विसर्ग है, कहू के आगे ये विसर्ग है। ये विसर्ग का चिन्ह है। ये कैसे बदलता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। विसर्ग है, हा, ही, हु, हे, हई, हो, हऊ, ऐसे ये बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये कह के आगे विसर्ग है, इसको अपन बोलेंगे कह, मतलब चिपका करके ठोक करके साथ में बोलेंगे अपन। का है, का के आगे विसर्ग है, इसको कैसे बोलेंगे कहा। छोटी की के आगे विसर्ग है, इसको कैसे बोलेंगे किही। छोटे कु के आगे विसर्ग है, इसको कैसे बोलेंगे कुहू। कई के आगे विसर्ग है, अपन कैसे बोलेंगे कई हई। कैसे बोलेंगे, मैंने लिखा नहीं है। कई के आगे विसर्ग है, कैसे बोलेंगे कई हई। कऊ के आगे विसर्ग है, अपन कैसे बोलेंगे कऊ हऊ। कऊ हऊ, ये विसर्ग को बोलने का तरीका हुआ। ये है, हा, ही, हु ऐसे बदल जाता है। अब अपन चलते हैं बिंदु नंबर 6 पर। इसमें संस्कृत में ऐसनुमा, ये जो चिन्ह है, सिंबल है, ऐसा संस्कृत में एक ऐसनुमा एक चिन्ह आता है। तो ये चिन्ह है क्या, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। ये है ऐलोप। इसको अवग्रह भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ऐथ पैथ मोध्याय है। तो ये जो ऐसनुमा जो चिन्ह है, ये ऐलोप है, इसको अवग्रह भी कहते हैं। ये ऐ बोला नहीं जाता, ये इसका खाली स्थान है। अगर ये ऐ होता तो यहां भी इसको ऐथे की तरह ऐ लिख सकते थे, टाइप कर सकते थे, लेकिन इसको संस्कृत में उच्चारण करते वक्त बोला नहीं जाता। इसका मतलब क्या है कि जो ये चिन्ह है ऐलोप है, इससे जो पूर्व अक्षर में जो मो अक्षर है, इसको पढ़ने में दुगना समय दिया जाएगा। इसका ये मतलब है। जैसे आपको दोबारा पढ़ के बता दूं, ऐथ प्रैथ मोध्याय है, ऐसे इसको पढ़ा जाए। इस ए का जो ये लुप्त ए है, लोप है, इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। अपने से पूर्व अक्षर मो को दुगना समय दिया जाए।
ये इसका पढ़ने का तरीका है। अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, बिंदु नंबर 7। उसमें एक ऐसा एक चिन्ह आता है, सिंबल आता है, इसको बोलते हैं हलंत। ये हलंत लगते ही जो अक्षर है वह आधा हो जाता है, उसको आधा पढ़ा जाएगा। इसका हलंत का यही मतलब है। ये किसी भी अक्षर के लग गया तो वह अक्षर आधा माना जाएगा, आधा पढ़ा जाएगा। इसको लंगड़ा कै भी कहते हैं। ये हलंत के बारे में आपको समझाया गया है, आप समझ गए होंगे। अब है बिंदु नंबर 8। ये बिंदु नंबर 8 संस्कृत में चयनुमा एक चोंच वाला ये आता है, उसकी चोंच निकली हुई होती है। इसका क्या मतलब है? ये जब आ गया तो हम कैसे पढ़े? ये अपने से पूर्व अक्षर को आधा कर देता है। कहने का मतलब अपने से पूर्व अक्षर को आधा पढ़ा जाएगा। ये चोंच वाले ये का मतलब है आने का। इसको चोंच वाला ये भी कहते हैं। इसके जो पूर्व में अक्षर है उसको आधा पढ़ा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 में श्लोक नंबर 26 में ये शब्द है। उदाहरण के लिए तो अपन इसको कैसे पढ़े? ये जो चोंच वाला ये है, इसको अपन पढ़ेंगे। ये है सिद्धे सिद्धियों। सिद्धे सिद्धियों ये एक शब्द है। कैसे पढ़ेंगे? सिद्धे सिद्धियों। ये चोंच वाला ये आ गया। ये द के नीचे ये ध लटका हुआ है, ये पूरा होना चाहिए था, लेकिन ये चोंच वाला ये आते ही ये है आधा बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा। ये आगे आ गया सिद्धियों में, द के नीचे ध लटका हुआ है, आगे चोंच वाला ये है। तो ये ध है, ये पूरा था, लेकिन ये चोंच वाला ये आते ही है आधा हो गया। नहीं तो अपन कैसे पढ़ते? ये चोंच वाला ये नहीं आता तो सिद्धये सिद्धयो, लेकिन ये चोंच वाला आते ही अपन कैसे पढ़ेंगे संस्कृत में इसको? सिद्धे सिद्धो, सिद्धे सिद्धो। ये इसका पढ़ने का तरीका आपको बताया गया है। अब अपन बिंदु नंबर 9 के बारे में समझते हैं। बिंदु नंबर 9 है अनुस्वार। ये अनुस्वार कैसे बदलता है उसके बारे में अपन समझने जा रहे हैं, समझ रहे हैं।
जैसे ये कुछ शब्द हैं, कंचन, कै के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। सिंह है, सी के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। झंडा, झ के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। संतरा, स के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। संभव, स के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। तो ये अनुस्वार कैसे बदलता है, इसके बारे में अपन समझ रहे हैं। इसके लिए समझने का एक बहुत ही सरल तरीका है। व्याकरण बंधु रटने की चीज नहीं होती, खाली समझने की चीज होती है। इसको रटा नहीं जाता, खाली समझा जाता है। जैसे कै वर्ग के कुछ अक्षर हैं, कै, ख, ग, घ, अंग और है। च, छ, ज, झ, ये, इसमें है ये और से। ट, ठ, ड, ढ, हैं, ल, से। त, थ, द, ध, न, ल, से। त, थ, द, ध, न, व। तो ये जो अपन ने गोले लगा रखे हैं, ये कै वर्ग का राजा है। ये है, ये च वर्ग का राजा है। च, छ, ज, झ इनका। न है, ये ट वर्ग का राजा है। न है, ये ट वर्ग का राजा है। मैं है, ये पै वर्ग का राजा है। पै, फै, बै, घै इनका। जैसे इसका सरल तरीका समझने का बंधु यह है कि जैसे ये शब्द है कंचन, तो ये अनुस्वार कै के ऊपर लगा हुआ है। जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है उस अक्षर से उसका कोई संबंध नहीं होता। उसके अगले वाला अक्षर कौन सी लाइन में है, क्या अक्षर है, ये अपन को खाली समझना है। तो कै के ऊपर अनुस्वार है, इसका अगला अक्षर है च। ये च कौन सी पंक्ति में है, अब अपन देख रहे हैं। ये है ये वाली पंक्ति में। तो ये अनुस्वार आधे ये में बदल जाएगा। ये है सिंह, सी के ऊपर अनुस्वार है ये। इससे अगला अक्षर कौन सी लाइन में है, अपन देखते हैं। ड वाली लाइन में, कहने का मतलब यह है, ड की लाइन में है। तो ये अनुस्वार ये अंग की लाइन में है, अंगे की लाइन में है, कहने का मतलब समझ रहे होगे आप। ये है, तो ये अनुस्वार अंगे में बदल गए।
जैसे सी, अंग और है, ये ऐसे बदल गया। इस कंचन के बारे में अपन ने नहीं समझाया था, अब मैं समझा देता हूं। कै, ये, पूरा चे और ने, ये इसको शुद्ध लिखने का तरीका है। झंडा, झ के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, इससे अगला वाला अक्षर कौन सी लाइन में है? ड। ये नए की लाइन में है, ये रहा ये। तो ये अनुस्वार आधे नए में बदल गए। इसको अपन शुद्ध कैसे लिखेंगे? झ, आधा अणे और डा। ठीक है। संतरा, स के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, स के आगे वाला अक्षर है तय। ये तय कौन सी लाइन में है? ये इस लाइन में है, तय थे द ध, नए वाली लाइन में है। तो ये आधे नए में बदल जाएगा ये अनुस्वार। अपन इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? स, आधा न, त और रा। संभव, संभव, अनुस्वार स के ऊपर है, इससे अगला वाला अक्षर है भ। ये कौन सी लाइन में है? प, फ, ब, भ, मैं वाली लाइन में है। ये अनुस्वार आधे मैं में बदल गया। ये इसको बहुत ही सरल सीखने का तरीका है। अब कुछ बातें मैं आपको और बताने जा रहा हूं कि जो ये स है, ये तीन स संकर वाला, स षटकोण वाला, स सवाल वाला, इनका हम उच्चारण कहां से करें, कैसे करें? छोटा ऋषि है, बड़ा, छोटे ऋषि वाली री है, बड़े ऋषि वाली री है, इनका उच्चारण हम कहां से करें, कैसे करें, इसके बारे में अपन थोड़ा समझ लेते हैं। ये स संकर वाला, ये च वर्ग का है, जहां से च, छ, ज, झ, इनका उच्चारण अपन करते हैं, वहां से इस स संकर वाले का उच्चारण किया जाएगा। इसको बोलते हैं तालव्य। इनका उच्चारण करते समय, इन अक्षरों का उच्चारण करते समय अपनी जो जीभ है वह तालवा के निकट मुंह में चली जाती है ऊपर, इसलिए इसको तालव्य वर्ग कहा गया है। दूसरा से है ये षटकोण वाला, ये ट वर्ग का है, जहां से ट, ठ, ड, ढ ये अक्षर बोलेंगे अपन, वहां से इसका इस स का उच्चारण किया जाएगा। इसको बोलते हैं मूर्धा। मतलब इनका उच्चारण करते समय तालवा से पीछे जीभ चली जाती है, वहां से इसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसको मूर्धा कहते हैं। स सवाल वाला, ये त वर्ग का है, जहां से त, थ, द, ध इन अक्षरों का उच्चारण किया जाता है,
वहीं से इस सह सवाल वाले का उच्चारण किया जाएगा। ये दांत के निकट अपनी जीभ रहती है, वहां से इसका उच्चारण किया जाता है। ये बहुत सरल समझने का तरीका है। ऋषि वाली छोटी री और ऋषि वाली बड़ी री, इनका उच्चारण भी ये भी ट वर्ग, जहां ट ठ ड ढ इन अक्षरों का उच्चारण करेंगे, वहीं से इसका दोनों ऋषि वाली री का उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसको भी मूर्धा कहा जाता है, जहां से षटकोण वाले का अपन उच्चारण करते हैं, वहीं से इसका छोटे ऋषि और बड़े ऋषि वाली री का उच्चारण किया जाएगा। इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब अपन बात करते हैं थोड़ा कि जो ये श है, श, ये किन किन शब्दों से मिलके बना है। आधा क प्लस स षटकोण वाला स, इनसे ये मिलके बना है। ये त्रय कैसे बना है, किन अक्षरों से मिलके बना है। आधा तय प्लस पूरा र, इन दोनों अक्षरों से मिल करके ये त्रय बना है। आधा र और व्यंजन आधा तय। ग, ये किन अक्षरों से मिलके बना। आधा ग मतलब व्यंजन और प्लस ये, इनसे मिलकर ये गे बना है। आजकल इसका प्रचलन ज्यादा है। इसका गे, गे बोलते समय गे, जैसे ज्ञान, ऐसे। अब अपन कुछ अक्षर हैं जिनका नासिका से उच्चारण किया जाता है। वो अक्षर है अंग, ये, न और मैं। ये नासिका से उच्चारित शब्द हैं। ये स्वतः ही नाक से इनका उच्चारण हो जाता है। कुछ अक्षर हैं जैसे ट को ट, ठ, ड, ढ, छ, ये जो अक्षर हैं इनको आधा कैसे किया जाए और इनके अंदर र है उसको हम कैसे पहचाने, ये मैं आपको और बता देता हूं। जैसे ये ट है, मैं एग्जाम्पल के लिए यहां पे देता हूं। ये ट है, इसके ये हलंत लग गया, हलंत। ये ट हो गया आधा। ये इधर ये र है पूरा, पूरा र, आप समझ गए होंगे। ये इसकी इन अक्षरों की आकृति है, ऐसा मतलब ये चिन्ह है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अक्षर आधा ट है और इसमें ये र है। ऐसे हलंत लगते आधा हो गया और ये है पूरा र।
ये इन अक्षरों को समझने की इस चिन्ह के माध्यम से अपन को समझना है। जैसे ट के नीचे लगा हुआ है, ये हलंत है, ये आधा पूरा र है। ठ के नीचे ये हलंत है, ये ठ आधा हो गया, ये र इसमें पूरा है। ड है, ये इसमें हलंत लगते ही आधा हो गया, ये इसमें र छुपा हुआ है। ठीक है। ढ है, ये हलंत लग गया तो इसमें ये ढ आधा हो गया, इसमें ये र छुपा हुआ है। छुपा हुआ क्या है? ये 6 है, इसमें ये हलंत लगते ही आधा और ये इसमें पूरा र है। अब अपन इनको बोलेंगे कैसे, इनका उच्चारण कैसे करेंगे? ट्रे, ट्रे मतलब र की आवाज स्पष्ट क्लियर आनी चाहिए। ड्रे, ड्रे, छे। बंधु, बंधु ये व्याकरण के कुछ सूत्र थे जो गीता पढ़ते समय बहुत जरूरी बिंदु है, वो मैंने आपको समझाया। व्याकरण का जो ये कुछ समझाने का के बिंदु थे वो मैंने आपको समझा दिया, आप भली प्रकार समझ गए होंगे। इस वीडियो के बाद में थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में अपन क्या समझाएंगे आपको कि संस्कृत में गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण कैसे करें और गायन कैसे करें। यह हम आपको तरीका विधि बताएंगे गायन करके, और 5-10 जो श्लोकों का गायन करके आपको डेली बताएंगे। वो वीडियो आप हमारे देखें, समझें और गायन करें। गीता बंधु वाचन नहीं है, ये गायन है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने अपने मुख से इसका गायन किया है। तो गीता पढ़ें, हमारे इन बिंदुओं को समझें। बंधु, मैं आशा करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। राम राम। अगली पार्ट के लिए हम मिलते हैं।